नमस्कार, वेलकम टू द डेली जियो पॉलिटिक्स। तो मोदी जी का आज 3 देशों का 6 दिन का टूर खत्म हुआ न्यूजीलैंड में। पूरे 40 साल बाद इंडिया का कोई पीएम न्यूजीलैंड गया। इससे पहले राजीव गांधी 1986 में गए थे। इस विजिट की ये हाईलाइट है कि सिर्फ एक विजिट में दोनों देश अपने रिलेशनशिप को सीधा स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तक अपग्रेड कर देते हैं। इस विजिट के पैरेलल में भी एक इवेंट हुआ है, चाइना ने किया है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले इस विजिट को डिस्कस कर लेते हैं। तो मोदी जी ऑकलैंड पहुंचे और उनका वेलकम हुआ एक ट्रेडिशनल माओरी सेरेमनी के थ्रू। ये न्यूजीलैंड की एक इंडिजिनस माओरी कम्युनिटी का एक सेक्रेड वेलकम रिचुअल है। किसी भी फॉरेन लीडर का ऐसे वेलकम करना एक रेस्पेक्टफुल जेस्चर माना जाता है न्यूजीलैंड में। मोदी जी ने भी न्यूजीलैंड के लोगों को पूरी रिस्पेक्ट दी। उन्होंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कही, इट्स लाइक वी आर मेड फॉर ईच अदर। और फिर दोनों लीडर्स ने फॉर्मली अनाउंस किया कि इंडिया न्यूजीलैंड की पार्टनरशिप अब एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बन गई है। आप ये वीडियो देखिए। पिछले वर्ष आप होली के समय भारत आए थे। आपकी यात्रा ने हमारे संबंधों में भी नए रंग भर दिए थे, क्योंकि होली के रंग की अपनी एक अहमियत होती है और उसका हमें अनुभव हुआ। मुझे खुशी है आज हम अपने संबंधों का स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के सूत्र में बांधने जा रहे हैं। और साथ में एक रोड मैप टू 2030 भी लॉन्च किया। ये सब अप्रैल में ऑलरेडी साइंड एफटीए के अंडर ही हो रहा है। पर अब एक इंटरेस्टिंग सवाल ये है कि जब एफटीए साइन हो चुका था तो फिर सिर्फ 3 महीने के अंदर इतनी स्ट्रेटेजिक जंप क्यों? इस सवाल का जवाब चाइना की हरकत से मिलता है। 6 जुलाई पैसिफिक ओशियन में एक चाइनीज सबमरीन से अंडर वाटर एक न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल फायर होती है, जो साउथ पैसिफिक में जाके गिरती है। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर दूँ, ये चाइना का एक मिसाइल टेस्ट था। इससे पहले 2024 में चाइना ने सेम चीज़ करी थी, बट वो लैंड बेस्ड मिसाइल टेस्ट थी। चाइना ने ये टेस्ट एक ऐसे जोन में करा है जो न्यूक्लियर फ्री जोन है, ट्रीटी ऑफ रारोटोंगा के अंडर। इस टेस्ट के अगेंस्ट न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और इवन जापान ने भी कंसर्न जताया है। अब मैं क्लियरली बोलना चाहता हूँ कि मैं ये क्लेम नहीं कर रहा है कि ये मिसाइल टेस्ट सीधा मोदी जी की विजिट की वजह बने। ये 2 अलग अलग इवेंट्स हैं, पर टाइमिंग देखो, सिर्फ 5 दिन का गैप। और जब आप इस कॉन्टेक्स्ट में मोदी जी की विजिट को देखते हो, उससे एक नया मतलब निकलता है। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया जैसे छोटे देश ये देख रहे हैं कि चाइना लिटरली उनके डोर स्टेप पर अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है। ऐसे माहौल में इंडिया जैसा एक बड़ा डेमोक्रेटिक फ्रेंडली देश अपनी प्रेजेंस बढ़ा रहा है, ये नेचुरली रीएश्योरिंग लगता है। इंडिया के साथ डिफेंस कोऑपरेशन का असर रीजनल बैलेंस पर भी पड़ता है। सिर्फ इस विजिट में लगभग 18 एग्रीमेंट्स हुए हैं, पर अगर मैं सिर्फ 3 चूज करूँ जो जेन्युइनली इम्पॉर्टेंट है, तो उसमें पहला है डिफेंस लॉजिस्टिक। ये एक म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट है जिससे दोनों कंट्रीज की मिलिट्री एक दूसरे के बेसिस यूज कर सकती है फॉर फ्यूल सप्लाईज जब भी जरूरत हो। दूसरा है यूपीआई इंटीग्रेशन। इंडिया का यूपीआई और न्यूजीलैंड का पेमेंट सिस्टम कनेक्ट करने की बात हो रही है। ये एक एग्जाम्पल बनेगा इंडिया की डिजिटल पेमेंट टेक्नोलॉजी के ग्लोबल एडॉप्शन का। तीसरा है इन्वेस्टमेंट। न्यूजीलैंड ने $20 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट दिया है। इंडिया में अगले 15 सालों में वो $20 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे। और भी बाकी चीज़ें हुई हैं, जैसे मैरीटाइम सिक्योरिटी डायलॉग, ट्रेड टारगेट्स, काउंटर टेररिज्म वर्किंग ग्रुप। पर ये 3 सबसे ज़्यादा कंक्रीट और फ्यूचरिस्टिक एग्रीमेंट लगे मुझे। न्यूजीलैंड से पहले मोदी जी इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया भी गए थे। इंडोनेशिया के साथ एक मेगा मिसाइल डील हुई है, जिसमें इंडोनेशिया इंडिया से ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइल्स परचेज करेगा। इसके अलावा एक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ के रिगार्डिंग भी डिस्कशन हुई है इंडोनेशिया के साथ। नाउ ऑस्ट्रेलिया के साथ यूरेनियम डील हुई है, डिफेंस पैक्ट्स हुए हैं, क्रिटिकल मिनरल्स के रिगार्डिंग भी डील हुई है। जब आप इन सब चीज़ों को एक ब्रॉडर व्यू से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इंडिया इंडो पैसिफिक के हर कॉर्नर में अपनी जगह बना रहा है। जब चाइना एक रीजन में अपनी प्रेजेंस बढ़ा रहा होता है, चाहे वो म्यांमार हो या अब साउथ पैसिफिक हो, इंडिया सिस्टमेटिकली उसको काउंटर करने की कोशिश करता है। न्यूजीलैंड जैसा छोटा देश जो इंडिया से काफ़ी दूर है और जो ट्रेडिशनली इंडिया की प्रायोरिटी लिस्ट में उतना ऊपर नहीं था, पर अब इस लार्जर स्ट्रेटेजी का एक एक्टिव हिस्सा बन रहा है। इन सब के अलावा कुछ चीज़ें ऐसी भी हुई हैं जो आम इंडियंस को, स्टूडेंट्स को फ़ायदा देंगी। जैसे ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि वे लोग इंडियन पीपल, इंडियन स्टूडेंट्स को वेलकम करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं, कोई रेसिज्म फेस नहीं करना पड़ेगा। बट ऑनेस्टली एक बात कहूँ तो एग्रीमेंट्स साइन होना एक चीज़ है और इम्प्लीमेंटेशन होना दूसरी।
अब ये देखना होगा कि अगले 2-3 सालों में ये कमिटमेंट्स एक्चुअली कितनी मटेरियलाइज होती है। आप अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में बताना, क्या इंडिया जेन्युइनली इंडो पैसिफिक में अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग कर पाएगा, वो भी ऐसे टाइम में जब यूएस क्वाड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्टनर इंडो पैसिफिक अप्रोच को ड्रॉप करके एशिया पैसिफिक अप्रोच के साथ आगे बढ़ रहा है। थैंक यू फॉर लिसनिंग। जय हिंद, जय भारत।